तो ये वीडियो एक पार्ट है वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर फॉर यूपीएससी प्री 2026। तो इस वीडियो में हम इम्पैक्ट वॉशिंग की बात करेंगे। इम्पैक्ट वॉशिंग क्यों बात करेंगे इसकी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो अभी रिसेंटली आया है हैज़ फ्लैग्ड अ वरिंग फिनोमिनन इन इंडियाज माइक्रो फाइनेंस इकोसिस्टम इम्पैक्ट वॉशिंग। इसी वजह से हम लोग इम्पैक्ट वॉशिंग को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। 2022 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है ग्रीन वॉशिंग के ऊपर, इसलिए हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। व्हाट इज इम्पैक्ट वॉशिंग, इम्पैक्ट वॉशिंग तो हम पढ़ेंगे ही। वाई इम्पैक्ट वॉशिंग डन, इम्पैक्ट वॉशिंग क्यों किया जाता है। फिर केस स्टडीज पढ़ेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा इम्पैक्ट वॉशिंग के बारे में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट PYQ हम सॉल्व करेंगे जो कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे पूछा जा चुका है। If a toxic shampoo claims to be a herbal, that's greenwashing। जैसे कि जो नॉर्मल शैम्पू होते हैं जो चीपली अवेलेबल है मार्केट में, उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल जैसे चल रहा है आयुर्वेदा का टाइम चल रखा है, हर चीज़ पे जिस पे एनवायरनमेंट हर्बल लिख दिया जाता है उसकी अपने आप सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। इस वजह से अगर कोई नॉर्मल शैम्पू उठा के इस बोतल में नॉर्मल शैम्पू भर दे और ऊपर आयुर्वेदा लिख दे तो वो फ़ायदेमंद नहीं हो जाएगा हमारे लिए, वो केमिकल ही रहेगा। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि इसकी ग्रीन वॉशिंग कर दी गई है, कि ये फॉल्स क्लेम कर दिया गया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है। सो व्हेन अ कंपनी, इसको डिटेल में समझते हैं, व्हेन अ कंपनी पेस्ट अ नेचुरल स्टिकर ऑन अ केमिकल प्रोडक्ट दैट आर डिसीविंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट कंपोजिशन, मतलब जो कंज्यूमर है उसको गलत आइडिया दे रहा है कि वो उसमें हर्बल कंपोनेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। बेसिक बस इतना ही आपको याद रखना है। अब ये रिलेट कैसे होगा, बट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेस्ट एम्पावरमेंट स्टिकर ऑन प्रेडेटरी लोन, यही है हमारा इम्पैक्ट वॉशिंग। अगर आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम डिटेल में समझेंगे। ग्रीन वॉशिंग मोस्टली आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर करें कि ग्रीन वॉशिंग समझ नहीं आया, उसके बाद मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। Just as greenwashing refers to companies exaggerating environmental credentials, impact washing denotes microfinance institutions overstating their contribution to poverty alleviation, women's empowerment to attract investor and enhance valuation। बस यहाँ से समझिए, हम लोग ग्रीन वॉशिंग हमने पढ़ा क्यों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था। दूसरा, ग्रीन वॉशिंग और इम्पैक्ट वॉशिंग के बीच में लिंक है। जैसे कि कोई कंपनी जो केमिकल का यूज़ करके प्रोडक्ट बना रही है उसके बाद उस पर नेचुरल लिख दे तो उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, कि ये एनवायरमेंटली बहुत अच्छा है, तो उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ऐसे ही कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो छोटे छोटे लोन देते हैं गरीब लोगों को, फार्मर्स को, या फिर जो छोटे MSMEs होते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब वो क्या करने लग जाएं कि बताने लग जाएं कि हमारी वजह से बहुत ज़्यादा पोवर्टी एलिवेशन हो गया, गरीबी का कम हो गई है और वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रहा है हमारी वजह से। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि जनरली IPO लॉन्च करने वाले हैं, उससे इन्वेस्टर्स को इनको अट्रैक्ट करना है, इसी वजह से कर रहे हैं। जैसे कि इनकी वैल्यूएशन, अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो ये सारी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू मार्केट में क्या है। फॉर एग्जांपल, आप 100 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपको जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं इस कंपनी का पोटेंशियल 1000 रुपीज़ का है, तो इसको वैल्यूएशन कहेंगे कि ये कंपनी 1000 रुपीज़ में खरीदी जा सकती है। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। फॉर अ कंट्री परसुइंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस में आपके मैंशनड है ये। सो फाइनेंशियल इंडिया, वैसे भी हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन पर विश्वास रखते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन ऑफ विकसित भारत 2047। सो विकसित भारत, इंडिया चाहता है कि विकसित भारत विकसित हो जाए 100 साल के इंडिपेंडेंस के होते ही। सो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में पढ़ते हैं इम्पैक्ट वॉशिंग होता क्या है। इम्पैक्ट वॉशिंग इज
एग्जेजरेशन ऑफ सोशल गुड, सोशल गुड का एग्जेजरेशन, जैसे वहाँ पे हम लोग नेचुरल लगा के ग्रीन वॉश कर रहे थे, यहाँ पे सोशल गुड जैसे कि पुअर्टी एलिवेशन, गरीबी ख़त्म करना, या फिर आपका वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऐसी चीज़ों को दिखा दिखा के एक्सेजरेट करके अपनी इमेज इंप्रूव करना। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि अपनी इमेज बनाना बढ़िया से। तो इसको कहते हैं इम्पैक्ट वॉशिंग। हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन है। ये द क्लेम वी आर एम्पावरिंग वुमेन, वी आर अपलिफ्टिंग रूरल पुअर, वी सर्व अनबैंक्ड, मतलब जो लोग बैंकिंग से जुड़े नहीं हो उनको मदद कर रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं ऐसी चीज़ें। रियलिटी लेकिन क्या है, असलियत में कर क्या रहे हैं? ऑफन मास कोर्सिव प्रैक्टिसेस, हाई इंटरेस्ट रेट एंड नेग्लिजिबल एक्चुअल अपलिफ्टमेंट। इनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं असलियत में, प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में, और रिकवरी के लिए बहुत ही गलत तरीके भी यूज़ करते हैं, जिसका हम केस स्टडी पढ़ेंगे जो आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। और सोशल अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा है इनकी वजह से। ऐसे समझे हम कि ग्रीन वॉशिंग से जैसे एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है, वैसे ही इम्पैक्ट वॉशिंग से हमारा सोशल डैमेज हो रहा है। तो दोनों को लिंक करते हुए चलेंगे। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर किसी को इमेज से समझ नहीं आ रहा है तो वो टेक्स्ट से समझ ले, इसी वजह से। इम्पैक्ट वॉशिंग ऑकर्स, अब ये जो टेक्स्ट है ये वो सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, वही आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो MCQ में आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख के आएंगे, तो आपको टेक्स्ट क्लियर होने चाहिए। Impact washing occurs when financial institution project inflated claim about women empowerment, poverty reduction, financial inclusion। ये 3 वर्ड तो आप याद ही कर लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट, पोवर्टी रिडक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि वही क्लेम करने लग जाए कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। पेनिट्रेशन इन अंडर सर्व्ड रीजन, और हम लोग जो जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच पाए वहाँ तक पहुँच के, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुई है। तो हमने अभी तक समझ लिया ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, इम्पैक्ट वॉशिंग क्या होती है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इम्पैक्ट वॉशिंग हो क्यों रही है। द मोटिवेशन, MFIs, micro finance institution want to shed money lender stigma to launch IPOs and list on the stock market. So माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको भी मनी लेंडर की तरह ही समझा जाता है, क्योंकि उनके जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, खासतौर से पैसे लोन पे देने के, और उसका जब रिकवरी होती है वो भी बहुत गलत तरीके से होती है, बहुत केसेस में ये पाया गया है। तो अपनी इमेज सुधारने के लिए कर रहे हैं पहली चीज़। क्यों? क्योंकि वो IPO लॉन्च करेंगे। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है उसमें इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी हिसाब से जो कंपनी की शेयर खरीदती है पब्लिक, तो ये इसलिए अपनी इमेज सुधारना जरूरी है। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है? इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि ये जो PR हाइप्स हैं, जैसे PR करवाया जा रहा है, इमेज अच्छी की जा रही है, इसकी वजह से जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको छुपाया जा रहा है। और जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिनका सारा फोकस सिर्फ लोन देने पे है, कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने पे नहीं है। सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने क्योंकि उनके मैट्रिसेस ही नहीं है, वो हम आगे समझेंगे कि क्या क्यों उनका सिर्फ फोकस लोन देने पे ही है। तो इन सब PR हाइप की वजह से इकोनॉमिक सर्वे ये बात कहता है कि उन जिस चीज़ की ज़रूरत है न्यू परफॉर्मेंस बेंचमार्क की, कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाए, वो सारी बातें छुप जा रही हैं, बस एक इम्पैक्ट वॉशिंग ही हो रही है। तो हमने ये सब पढ़ा अभी कि भैया ये सब होता क्यों है। एनहेंसिंग IPO वैल्यूएशन, हमें IPO में वैल्यूएशन अच्छी चाहिए। अट्रैक्टिंग ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड, बहुत सारी गवर्नमेंट जो होती हैं वो जो एनवायरमेंटली या फिर सोशली या गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें कर रहे होते, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई NGO, तो उनके लिए अलग से फंड क्रिएट होता है। तो इस वजह से उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं लोग। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज अच्छी होगी तो IPO जब निकलेगा तो उनके शेयर्स खरीदे जाएंगे। इन एसेंस लोन डिसबर्समेंट नंबर्स आर शोकेस्ड एज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्पैक्ट विदाउट मेजरिंग एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि बस लोन दिए जा रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कोई मेजर नहीं कर रहा है, यही सबसे बड़ा इनका इशू है। अब जिस केस स्टडी की बात मैंने पहले की थी वो बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस 2010 की क्राइसिस की बात करेंगे हम। क्या हुआ था उस समय? जगह थी आंध्र प्रदेश, 54 सुसाइड हुए थे, 54 अप्रॉक्सीमेटली 54 सुसाइड हुए थे, जिसमें
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही बड़ा रोल था। उनके जो रिकवरी एजेंट्स थे वो हरासमेंट कर रहे थे जिन्होंने लोन लिया था उनका पैसे के लिए। द रूट्स ऑफ रेगुलेटरी स्क्रूटनी ट्रैक बैक टू 2010 आंध्र प्रदेश क्राइसिस। ठीक है, एग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिसेस वर रिपोर्टेड, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे वो लोग। सो ओवर इंडेटनेस की बात हुई है कि डेट ज़रूरत से ज़्यादा दे दी है। अगर कोई इंसान 5 रुपये का डेट वापस कर सकता है तो उसको 10 रुपये का डेट दे दिया, 10 रुपये का कर्ज दे दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। सुसाइड की बात हमने कर ही ली है। दिस एपिसोड एक्सपोज स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द MFI मॉडल। माइक्रो फाइनेंस के मॉडल में स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या है इस पूरे एपिसोड से पता चली थी आंध्र प्रदेश वाले केस स्टडी से। सब्सिक्वेंटली इसके बाद हुआ क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टाइटन्स नॉर्म्स फॉर NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग। अब जब कुछ हो जाता है तो जनरली जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RBI है, उसने कुछ नॉर्म्स बना दिए। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है। हम लोग हल्का से टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना। इसी वजह से मैं आपको केस स्टडी पढ़ा रहा हूँ। ये कैप्स ऑन लोन अमाउंट, कि भैया कितना लोन दे सकते हो आप, उस पर एक लिमिट लगा दी। हाउस होल्ड इनकम क्राइटेरिया, मतलब ये नहीं कि आप किसी की इनकम 10 रुपये है 2,000 का लोन दे दो कि वो उसको लौटा ही नहीं पाए या फिर लौटाते लौटाते बर्बाद हो जाए। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिकवरी प्रैक्टिसेस, मतलब किस तरह से रिकवरी करना है उसका प्रोसेस बताया गया। हाउएवर द अंडरलाइंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंटिन्यूड। माइक्रो फाइनेंस का कभी भी मोटिव ये नहीं था कि प्रॉफिट क्रिएट करना है या फिर कमर्शियली फोकस होना चाहिए। इसका फोकस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जहाँ बैंक्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उस वहाँ तक पहुँचें और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, वहाँ पे मनी उनको लोन में दे जिससे कि कुछ बिजनेस करें और वो गरीबी से बाहर निकले। बेसिक एम ये था। लेकिन अब कमर्शियलाइजेशन हो गया, उनका सिर्फ फोकस, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनका फोकस हो गया प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ऑब्जेक्टिव से हट जाने का। अब जो उनका स्ट्रक्चरल फ्लॉ था, जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो गड़बड़ है, वो ये था एजेंट बेस्ड मॉडल। यहाँ तक कहानी पहुँच क्यों रही है, क्योंकि एजेंट बेस्ड मॉडल यूज़ किया गया था। मैनी MFIs रिलाई ऑन थर्ड पार्टी एजेंट्स फॉर सोर्सिंग बोरोवर्स। अब थर्ड पार्टी एजेंट्स को रखा जाता है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो रखते हैं, मतलब ठेका दे दिया किसी थर्ड पर्सन को लेके। जैसे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, किसी थर्ड पर्सन को ठेका दे दिया कि भैया आप बांटो लोन। तो अब लोन जब बांटेंगे तो उसका कुछ ना कुछ, जो थर्ड पार्टी एजेंट है उसका तो फोकस ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, और लोन, क्योंकि लोन बेस्ड ही उनकी इनकम होगी, तो वो गलत लोगों को भी लोन देने लग गए थे जो कि उस लोन के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारा पूरा सर्कल शुरू हुआ और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। टारगेट ड्रिवन इंसेंटिव्स, मतलब जो ये जिनको लोन प्रोवाइड कर रहे थे, जो हमारे एजेंट्स, उनके टारगेट्स हुआ करते थे, उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाता था। एजेंट रिसीव कमीशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड, कितना लोन दे दिए उस पर उनको कमीशन मिलती थी। यहाँ पे देखिए, कोई मेजर ये नहीं कर रहा कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उस लोन का सोशल इम्पैक्ट कोई मेजर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लोन दिए जा रहे हैं। नॉट ऑन बोरोवर सस्टेनेबिलिटी, कि क्या बोरोवर सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मतलब ये हुआ कि क्या वो लोन आदमी जो ले रहा है कि वो वापस कर पाएगा, इसको कहेंगे बोरोवर सस्टेनेबिलिटी। इग्नोरिंग क्रेडिट हिस्ट्री, कोई क्रेडिट हिस्ट्री को इग्नोर कर देते क्योंकि उनको लोन देना था, क्योंकि उनको चाहिए भैया कमीशन। बोरोवर्स में ऑलरेडी है मल्टीपल लोन्स बट वीक ड्यू डिलीजेंस अलाउ फ्रेश लैंडिंग, उनके पास पहले से लोन होता था लेकिन और लोन दे दिया जाता था जो बोरोवर्स होते थे उनको। इससे क्या इशू हुआ, मल्टीपल लैंडिंग एंड डेट ट्रैप। अब बहुत सारे लोन हो गए, लोन को चुका नहीं सकते, अगेन वो डेट ट्रैप में फंस गए। ए बोरोवर में टेक 3 to 4 MFIs लोन्स फ्रॉम 3 to 4 MFIs साइमल्टेनियसली। एक कर्ज लेने वाला इंसान जो बोरोवर है वो 3-4 MFI से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से एक साथ कर्ज लेता था, और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, रीपेमेंट का इशू हो जाता था। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, इस इमेज के थ्रू। अगर आपको समझ नहीं आया तो ईजी लोन एक्सेस हो गया था, क्योंकि भैया जो एजेंट्स थे उन्हें लोन कैसे ना कैसे देना था। अब जब ईजी लोन एक्सेस हो गया तो भाई उन्होंने कोई कंपनी शुरू नहीं की, उन्होंने क्या कंजम्पशन स्पेंडिंग किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने शादी की, अल्कोहल पिया, गैम्बलिंग किया, कोई बिजनेस नहीं किया जिससे इनकम जनरेट नहीं हुई। और जब इनकम जनरेट नहीं हुई तो लोन नहीं दे पाए। फिर उसके बाद इनके रिकवरी एजेंट आ जाते हैं,
वो इंसल्ट करते हैं, हरासमेंट करते हैं, फिजिकली डराते हैं, इंटिमिडेशन करते हैं और न्यू लोन और फिर नया लोन दे देते हैं। तो इसी लोन के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और कोई फ़ायदा होता नहीं है इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। अब केस स्टडी देखते हैं। इन पार्ट ऑफ रूरल कर्नाटका एंड तमिलनाडु, रूरल कर्नाटका एंड तमिलनाडु में फील्ड स्टडीज बाय RBI and independent researchers have shown borrower having servicing 4 to 5 parallel micro loans using one loan to repay another, a classic Ponzi like cycle। मतलब एक लोन लिया आपने, अब आपके पास पैसा नहीं है तो आपने दूसरी जगह से दूसरा लोन लिया, उस पहले वाले लोन को भरा, फिर कुछ पैसा अपने पास रखा, फिर इस लोन को भरने के लिए एक और लोन लिया। मतलब ये पॉन्जी स्कीम होती है, ऐसे ही चलाना शुरू कर दिया, पैसे घुमाना। प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, बस वो पैसे इधर से उधर लोन में घुमाए जा रहे हैं। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, जैसे कि हमने देखा कि भैया पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे थे, कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि जो माइक्रो क्रेडिट का मेन काम ये था कि कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हो, जैसे डेयरी करना, टेलरिंग, पेटी ट्रेड, कुछ छोटे छोटे ट्रेड कर लेना जिससे उनको फ़ायदा हो। उसकी जगह होता है वेडिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, सोशल सेरेमनीज। While they are genuine need, they do not generate income, making repayment difficult। मतलब ये नहीं कह रहा कि वेडिंग्स गलत हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस गलत हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि इनकम जनरेट नहीं होती और जिसकी वजह से रिपेमेंट हो नहीं पाता। अगेन फिर उसके बाद जो रिकवरी का प्रैक्टिस था वो तो इनका था ही कोर्स, बहुत ही गलत तरीके से इनकी रिकवरी होती थी। पब्लिक शेमिंग की जाती थी, सोशल ह्यूमिलेशन किया जाता था, बार बार घर पे आया करते थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। अब ये तो थी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की और ये काफ़ी समय से थी। लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक और चीज़ शुरू हुई थी जो सोल्यूशन के रूप में अब दिख रही है। तो हमने इम्पैक्ट वॉशिंग देख लिया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लिया कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनका मेन इशू क्या है, हमने ग्रीन वॉशिंग देख लिया। अब हम समझ रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनका सोल्यूशन क्या है, कि उनके साथ जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट जो उनका मेन रोल था, पॉवर्टी एलिवेशन करे, वुमेन्स एम्पावरमेंट करे, अब उन पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का फोकस वो नहीं रहा, अब वो भी प्रॉफिट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए मतलब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई, तो एक सोल्यूशन ढूंढा गया, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल लाया गया जो कि नाबार्ड ने लॉन्च किया। ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है, नाबार्ड ने ये लॉन्च किया था, जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बैंक से लिंक कर दिया जाए। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम समझेंगे, बैंक लिंकेज प्रोग्राम को भी हम समझेंगे, लेकिन पहली बात याद रखने वाली है कि ये किसने स्टार्ट किया था, नाबार्ड ने, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1990s में शुरू किया गया था। द बैंक लिंकेज प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ मोर कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच। इसमें कम्युनिटी ड्रिवन, जो कम्युनिटी है उस पर बेस्ड अप्रोच है, ना कि इंडिविजुअल। जैसे कि माइक्रो फाइनेंस वाले तो एक जने को लोन देते थे, तो इंडिविजुअल अप्रोच थी, इसमें कम्युनिटी ड्रिवन है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखिएगा, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच। इसी वजह से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसको बड़ा सस्टेनेबल मॉडल कहा गया। ये बार बार मैं एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ कि नाबार्ड याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। 1990s में स्टार्ट हुआ था, लिंकिंग इनफॉर्मल वुमेन ग्रुप्स डायरेक्टली टू फॉर्मल बैंक्स। ये इनफॉर्मल वुमेन ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा गया था, तो इसको लिंक किया जाए। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको लिंक कर सकते हैं हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से। हम समझेंगे कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, आपको अगर स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो लाइवलीहुड मतलब रोजगार से रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि वो लोग जीवित रहें, अपना रोजगार देखें, तो नेशनल रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। अब इसको लिंक करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम उसको। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जॉइंट लाइबिलिटी का, क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो जॉइंट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे है। द मैकेनिज्म क्या है इसका, द बैंक लेंड्स टू द ग्रुप नॉट टू द इंडिविजुअल। अब क्या करते हैं, 10-15 औरतें मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। कुछ उनकी सेविंग्स होती हैं, किसी के 1000 रुपये 2000 रुपये इकट्ठा करती हैं, बैंक अकाउंट में डालती हैं। अब बैंक वाले फिर ग्रुप को लोन देते हैं, जैसे इन 10-15 औरतों के ग्रुप को लोन देते हैं। इफ़ वन मेंबर डिफॉल्ट्स द एंटायर ग्रुप इज ब्लॉक फ्रॉम फ्यूचर क्रेडिट। अब इसमें से अगर एक मेंबर भी डिफॉल्ट करेंगे तो सारा ग्रुप ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको भविष्य में नहीं दिया जाएगा क्रेडिट। रिजल्ट हाई रिपेमेंट रेट्स ड्रिवन बाय पीयर प्रेशर एंड सोशल कोहेजन।
अब इसकी वजह से रीपेमेंट रेट्स बहुत बढ़ गए। तो ये था जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसको आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्मी, एनसीसी या आर्मी का आप समझ लीजिए एग्जांपल। अगर ये लोग परेड कर रहे हैं और इसमें एक भी खराब करेगा परफॉर्मेंस, तो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो वहीं से ये जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करते हैं, इतना तो हमें पता चल गया। होते हैं 10 to 15 वुमेन या फिर लोगों का ग्रुप होता है। और ये ग्रुप क्या करता है, द ग्रुप पूल्स स्मॉल सेविंग्स, सब लोगों के कुछ कुछ स्मॉल सेविंग्स होती हैं, उसको इकट्ठा करता है, फिर वो बैंक में जमा करता है, बैंक से फिर बल्क में लोन लेता है और फिर अपने मेंबर्स को लोन बांटता है। बेसिक काम यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप का और बैंक लिंकेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। और फिर जो लास्ट स्टेप है, वो लोग इस लोन की मदद से कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया, पापड़ अचार, इस टाइप का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन स्टेट्स लाइक केरला, कुटुम्बश्री मॉडल। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत फेमस मॉडल है कुटुम्बश्री मॉडल। सेल्फ हेल्प ग्रुप have successfully transformed women into micro entrepreneur in food processing, tailoring, agri value chain, leading to measurable income enhancement। अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, केस स्टडी है कुटुम्बश्री मॉडल, जिसमें उन्होंने माइक्रो एंटरप्रेन्योर जनरेट हुए, छोटे छोटे बिजनेस करने लोगों ने शुरू किए यूजिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन का सिस्टम से। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट्स। सो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए और ये क्वेश्चन बाद में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाइएगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, खुद से भी पढ़िएगा। कुछ भी डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। सो यही आंसर है इसका सही। डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा डिटेल में आंसर दे दिया है, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाएं। अब इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक ये याद रखिए, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन क्लेम्स विदाउट ग्रीन रियलिटी। क्लेम कर रहे हैं कि हम ग्रीन है, लेकिन हम लोग कोई ग्रीन काम कर नहीं रहे। ग्रीन को एनवायरनमेंट से जोड़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया था, ये जो हमारे ग्रीन वॉशिंग था 2022 का क्वेश्चन है। तो इससे पता चलता है कि रिसेंट टाइम में जो यूपीएससी है उस पर बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, जो हमने पढ़ा, मैंने बार बार इस समय बताया था, 1990s में स्टार्ट हुआ था। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट अ इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा कहा गया स्टेटमेंट 2 में। और स्टेटमेंट 3 में बिल्कुल सही बात है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते, बस ये वर्ड याद रखिएगा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आरआरबी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक बैंक का टाइप होता है, बस इतना याद रखिए। और कमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल जो बैंक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एसबीआई, पीएनबी, इस टाइप के जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करते हैं। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। सो आप नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जरूर कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए फिगर ये इमेज दे दिया है, इसको जरूर आप रिवाइज कर लें, क्योंकि ये 1 इमेज में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद मैं मेंस से रिलेटेड मैंने सब कुछ बताया है, और मैं क्यों इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्री का टाइम है और मोस्टली जब आप प्री के लिए क्लियर हो जाते हैं तो मेंस का पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मेंस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो बस ये वर्ड्स याद करने होते हैं।